बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एट माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिस्ट पिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जो कि हमें ख़ास तौर पर स्कूल में जाने वाले बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं। वीडियो के अंदर हम मेजर जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वो मैनेजमेंट है, और जिस मेजर टॉपिक को हम लोग लेके जिसकी मैनेजमेंट के ऊपर बात करें हैं वो सेपरेशन एंजाइटी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नॉर्मली एक ख़ास उम्र में बच्चों के अंदर डिफरेंट तरह के फ़ियर्स डेवलप होते हैं, और वक्त के साथ साथ ये तमाम फ़ियर्स ख़त्म होते जाते हैं। एक छोटा बच्चा ऊंची आवाज़ों से डर जाता है, सहम जाता है। एक यंग चिल्ड्रन इमेजिनरी क्रिएचर्स जैसे कि जिन भूत वगैरह से खौफज़दा होता है, या कि अंधेरे से डर जाता है, या फिर किसी जानवर या स्ट्रेंजर से डर जाता है। इसी तरह जो कुछ बच्चे हैं जब स्कूल में जाते हैं तो उनको इस चीज़ का खौफ होता है कि स्कूल में उन्हें किसी किस्म की इंजरी हो जाएगी, कोई नुकसान पहुंच जाएगा, या फिर आंधी तूफ़ान या कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स, इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं। इसी तरह ओल्डर बच्चे या टीन्स जो हैं वो स्कूल परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार रहते हैं। उन्हें अपनी सोशल कॉम्पिटेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िक्र होती है, और उनको हेल्थ इश्यूज़ भी देखने में नज़र आते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के शिकार बच्चे अपने हम उम्र बच्चों की निस्बत किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। जब भी माहौल में किसी किस्म का डेंजर उन्हें नज़र आता है तो उस डेंजर के लेवल को वो बहुत ज़्यादा मिसपर्सीव कर लेते हैं, एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा उसका खौफ ले जाते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी फैमिली फंक्शनिंग, उनकी फ्रेंडशिप और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मुतासिर होती हैं। बच्चों के एंजाइटी को ट्रीट करने का जो डिसीजन है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सबसे पहले ये चीज़ देखें कि किस किस्म की एंजाइटी बच्चों की डेली लाइफ फंक्शनिंग के अंदर इंटरफेयर कर रही है। इसके बाद हम उनकी मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक 13 से 18 साल की उम्र के बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स की शरह 8% है, जिनका ऑनसेट 6 साल की उम्र में हो जाता है। इसलिए इस एज रेंज के बच्चों को प्रॉपर तवज्जो और असेसमेंट की ज़रूरत है। ये असेसमेंट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स और बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के अंदर अगर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम देखते हैं तो वो ख़ुद इसको मैनेज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब हम चंद ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो अगर वालिदैन या टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के अंदर दिखाई दें तो वो इसके ऊपर तवज्जो दें। हो सकता है ये साइंस उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाने की निशानदही कर रहे हों। बच्चों के मुंह से अक्सर व्हाट इफ़ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो अक्सर चीज़ों को अवॉइड करते नज़र आते हैं। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को बार बार रीअश्योर करते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव फिजिकल कंप्लेंट्स देखने में नज़र आती हैं। बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं, या उनकी नींद रात को बार बार इंटरप्ट होती है। इसके अलावा बच्चों को कंसंट्रेशन करने और किसी चीज़ पर अपनी तवज्जो बरकरार रखने में मुश्किल पेश आती है। ये बच्चे अक्सर झूठ भी बोलते दिखाई देते हैं। ये बच्चे आसानी से थक जाते हैं, इजीली जो है इनका मूड ख़राब हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा एंग्री नज़र आते हैं। इसके अलावा इन बच्चों के ग्रेड्स में भी हमें पहले की निस्बत ख़ासी कमी दिखाई देती है, यानी जितना अच्छा पहले परफॉर्म करते थे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ये बच्चे ज़्यादातर अलग थलग दिखाई देते हैं, ज़्यादा इनके फ्रेंड्स नज़र नहीं आते, और इसके अलावा जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसको मैनेज करना इन्हें नहीं आता। और जब ये सिम्टम्स स्वेयर होते चले जाते हैं उस वक़्त उनके अंदर सुसाइडल आइडिएशन के सिम्टम्स भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक अहम चीज़ जो हमें एंजाइटी के स्टूडेंट्स के अंदर देखने में मिलती है वो ये है कि इनके अंदर छुट्टियां करने की, स्कूल से एब्सेंट होने की शरह अपने दूसरे क्लास फेलोज़ की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है जैसे कि एग्ज़ाम्स या भी कोई भी टास्क, तो ये बच्चे जो हैं वो छुट्टी करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत एंशियस सिचुएशन को फेस करने के। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में जो कि हमें बच्चों और एडोलेसेंट्स के अंदर देखने में नज़र आते हैं।
सबसे ज़्यादा कॉमन जो एंजाइटी डिसऑर्डर हमें बच्चों में देखने में मिलता है वो है सेपरेशन एंजाइटी। यानी अपने केयर गिवर से जब बच्चा दूर होता है तो वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सेकंड है सिलेक्टिव म्यूटिज़्म। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, किसी ख़ास जगह पे किसी ख़ास सोशल सिचुएशन में सिलेक्टिवली बच्चा खामोश हो जाता है और बोल नहीं पाता। थर्ड है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड से ही पता लग रहा है कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट डेली लाइफ फंक्शनिंग के अंदर बच्चे को एंजाइटी देखने में नज़र आती है। ये एंजाइटी उसके स्कूल वर्क में, उसके फैमिलीज़ के अंदर, उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हमें बच्चे में नज़र आती है। नेक्स्ट है सोशल फोबिया। यानी सोशल होने में बच्चे को एंजाइटी होती है, लोगों से घुलने मिलने में बच्चा जो है वो एंशियस फील करता है और लोगों के बीच उसको परफॉर्म करने में मुश्किल नज़र आती है, या फिर बच्चा लोगों के बीच परफॉर्म नहीं कर पाता। नेक्स्ट है स्पेसिफिक फोबिया। यानी किसी ख़ास ऑब्जेक्ट या किसी ख़ास चीज़ का बच्चे को खौफ लाहक हो जाना। इसके अलावा हमें बच्चों के अंदर जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखने में मिलते हैं उनके अंदर पैनिक डिसऑर्डर्स मौजूद हैं। इसमें बच्चा मिस इंटरप्ट कर लेता है बॉडीली चेंजेस को और उसे इस चीज़ का खौफ होता है कि वो अपना कंट्रोल कहीं लूज़ ना कर दे। इसके अलावा बच्चों के अंदर पाया जाने वाला एंजाइटी डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर शामिल है, जिसके अंदर बच्चे को रेपिटेटिव थॉट्स आती हैं और उसके ऊपर वो रेपिटेटिव बिहेवियर करता है जो कि उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग को मुतासर करते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कोई ऐसा हादसा बच्चे की लाइफ में हो जाता है जिसकी वजह से उसको बार बार उस हादसे से रिलेटेड बैड मेमोरीज आती हैं जो कि उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग को बहुत बुरी तरह से मुतासर करती हैं। और भी बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चे और बड़ों के अंदर हमें देखने में मिलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेजर मौजू है वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर और उसकी मैनेजमेंट के ऊपर है। सो हम अब सेपरेशन एंजाइटी के बारे में जान लेते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी होता क्या है और इसका मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। बच्चा जो है वो अपने केयर गिवर से बहुत ज़्यादा अटैच होता है और जब बच्चे को अपने केयर गिवर से अलग होना पड़ता है, जैसे स्कूल जाने के लिए या घर से बाहर खेलने के लिए, तो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर एंशियस सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसे इस चीज़ का खौफ आना शुरू हो जाता है कि वो अपने अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाएगा। इसकी वजह से उसके अंदर फिज़िकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि उसके मैदे में, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उसे इस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं वो अकेला ना रह जाए। बच्चा जो है वो स्कूल जाने से या कहीं और बाहर जाने से बहुत ज़्यादा जो है वो मना करता है, रोना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा जो है वो अपने केयर गिवर के साथ जुड़ा रहता है और जब वो रात को सो रहा होता है जिसमें उसको नाइटमेयर ऐसे के आते हैं जिसमें वो अपने केयर गिवर से अलग हो रहा होता है। सो बेसिकली उसे अपने केयर गिवर से अलग होने का खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा एंशियस कर देता है, जिसकी वजह से वो उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग और उसकी सोशल परफॉर्मेंस और उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बुरी तरह से मुतासर होती है। अब हम बात कर लेते हैं एंजाइटी की मैनेजमेंट के बारे में। कोई भी एंजाइटी का डिसऑर्डर हो या किसी भी किस्म का डिसऑर्डर हो, उसके हमें मेन कंपोनेंट्स का अगर पता लग जाए तो हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आ सकते हैं। सो हमें 3 मेन कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए जो कि एंजाइटी के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। हम इनको भी डिस्कस करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है वो हमारी थिंकिंग आती है। हम जो चीज़ सोचते हैं उससे रिलेटेड हमारी फीलिंग्स आती हैं और जब हम कुछ भी फ़ील करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं, वो हमारी डूइंग होती है। कोई भी डिसऑर्डर हो उसमें सबसे पहले जो है वो हमें नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू होती है, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और हम लोग नेगेटिव काम करना शुरू कर देते हैं। सो अगर हम लोग अपनी थिंकिंग को चेंज कर लें तो हमारी फीलिंग और हमारे बिहेवियर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक एंशियस चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उससे अनरियलिस्टिक थॉट्स आती हैं, जैसे कि अगर मेरी मामा लेट हो गई हैं तो हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो गया हो, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे क्लास फेलोज़ मेरा मजाक उड़ाएंगे, और
और जो है वो मैं अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा और मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो माइंड के अंदर बार बार आते हैं, जो कि उनकी डेली लाइफ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। अब क्या है, ये थिंकिंग एरर जो है वो इसमें बंदा जो है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेता है। इसके बाद उसको जो है वो लगता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा बैड होंगे। कोई सिचुएशन जो है वो आई है, कोई टास्क आया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बैड हो रहे हैं, और उसके बाद वो ये भी सोच लेता है कि वो उस चीज़ को जो है वो मैनेज नहीं कर पाएगा। वो अपनी काबिलियत को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। सो क्या होता है कि वो उस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देता है। नेगेटिव थॉट्स की वजह से नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और क्या है, हमारी ब्लैडर एक्टिविटी जो है वो भी फास्ट हो जाती है। और फाइट एंड फ्लाइट मूड के अंदर क्या होता है कि स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, मसल्स जो हैं वो टेंस हो जाते हैं। इसके अलावा कोई किसी इंसान को ठंडे या गर्म पसीने आना शुरू हो जाते हैं, मुंह खुश्क हो जाता है। और बच्चा जो है या बड़ा इंसान है अपने आप को संभाल नहीं पाता, फेंट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके बिहेवियर जो हैं, उसकी डूइंग है वो एंशियस हो जाती हैं। बच्चा जैसे स्कूल जाने से इनकार कर देगा, प्रेजेंटेशन देने से इनकार कर देगा, छुट्टियां बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देगा, या उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, या उसको नेगेटिव थॉट्स आएंगी इस तरह की कि मैं मर जाऊंगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा। और उसके बिहेवियर जो है वो रेपिटेटिव होगा, यानी अगर वो छुट्टियां करता है तो डेली छुट्टियां करी जाएगा, डेली उसको एंशियस थॉट्स आती जाएंगी। सो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। साइकोलॉजिस्ट हैं मोस्टली सीबीटी यूज़ करते हैं एनजाइटी के पेशेंट्स के साथ। इसके मेन कंपोनेंट्स तो ये होते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए एनजाइटी के बारे में, फिर है रियलिस्टिक थिंकिंग के बारे में, यानी जब नेगेटिव थॉट आती है उसको रियलिस्टिक थॉट के अंदर चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों को या जो भी पर्सन है जिसका भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको स्किल्स ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसमें रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग देनी चाहिए, सोशल स्किल्स बताने चाहिए। इसके अलावा उनको एक्सपोजर करवाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे की टेक्निक्स बता रही हूँ जो कि पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं टीचर ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ कि किस तरह से टीचर जो हैं वो अगर एनजाइटी का बच्चा जो है वो स्कूल में आ रहा है तो उस बच्चे को मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें जो है वो एनजाइटी के साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उससे अर्ली किस तरह से क्योर कर सकते हैं। अक्सर देखने में आया है कि पेरेंट्स बच्चों को क्लासरूम के अंदर तक ड्रॉप करने जाते हैं। सो क्या करना चाहिए टीचर्स को, बच्चों और उनके पेरेंट्स को दरवाजे पे ही गुड बाय कर देना चाहिए, सी यू सून कहना चाहिए, और बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंस को जो है वो इनकरेज करना चाहिए ताकि बच्चे अपना बैग खुद अनपैक करें, अपनी सीट खुद एडजस्ट करें, अपनी कॉपीज़ खुद निकालें, अपनी पेंसिल्स खुद निकालें, सब कुछ खुद अरेंज करें ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हों और अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करना छोड़ दें। बच्चों को ये चीज़ बतानी है कि आप बच्चों की स्कूल में मामा हैं, यानी आप उनके स्कूल मामा हैं, और उनको ये चीज़ अश्योर करवानी है कि जब भी वो अपनी मामा को मिस कर रहे हों और बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हों तो वो आपके पास आएँ और आपको आके कहें कि मैं अपनी मामा को मिस कर रहा हूँ। सो आपने उनको जो है वो एक दफ़ा गले लगाना है और उन्हें प्यार करना है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ताकि बच्चे अपने आप को सिक्योर फील करें और उनकी एंशियस फीलिंग ख़त्म हो जाए। जो बच्चे एंजाइटी का शिकार हैं उनके लिए क्लासरूम में आते ही एक ऐसी एक्टिविटी रखनी चाहिए जो कि बच्चों की इंटरेस्ट के मुताबिक हो। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को कार बहुत पसंद है तो आप फ़ौरन ही जब बच्चा जो है वो रोता हुआ आपके पास आ रहा है, आप उसको ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर लें जैसे कि उसने कार्स मैप करनी है। तो वो क्या होगा कि बच्चे की जो एंशियस फीलिंग है वो एक साइड पे हो जाएंगी, बच्चे का माइंड जो है वो किसी और एक्टिविटी की तरफ लग जाएगा, उसके इंटरेस्ट की तरफ लग जाएगा और वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तमाम बच्चों को एक ऐसा प्रोजेक्ट करवाना चाहिए जिसके अंदर वो अपना माई होम प्रोजेक्ट करें, जिसके अंदर वो क्या करें कि अपने घर की एक पिक्चर बनाएं, अपने घर की एक पिक्चर ड्रॉ करें जिसमें घर के मेन तमाम जो अफराद हैं उनकी पिक्चर्स प्लेस करें, और साथ में बच्चों को इनक्रेज करें कि वो तमाम चीज़ें जिनके साथ उनकी अटैचमेंट है उन चीज़ों की भी पिक्चर वहाँ पे लगाएं। और जब भी बच्चा जो है वो अपसेट हो रहा हो उस वक़्त वो उस माई होम प्रोजेक्ट को निकाल के उसको देखे और उसके साथ अपने आप को रिलैक्स करे। और अगर उसको अपने पेरेंट्स से बात करने की ज़रूरत है तो आप बच्चे को इनकरेज करें कि वो उनकी पिक्चर्स के साथ अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स के साथ बात करें और उसको जो है वो अपनी फीलिंग्स बताएं, एंड देन जो है वो बच्चा जो है वो बहुत हद तक रिलैक्स हो जाएगा।
यहाँ पे मैंने आपको एक माय होम प्रोजेक्ट का एक सैम्पल दिखाया है। इस तरह का अगर आप बच्चों के साथ प्रोजेक्ट करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों की एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जो आप बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है विजुअल स्केजुअल विद अ क्लिप। इसके अंदर क्या करना है कि आपने फर्स्ट एंड देन की जो है वो दो आप लोगों ने फाइल्स बना लेनी है। फर्स्ट के अंदर आपने जैसे बच्चे को कहा है कि अगर आप बैठे रहोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर बच्चे को आप कह सकते हो कि अगर आप लोग जो है वो क्लास में इतनी देर अटेंटिवली बैठोगे तो इसका आपका रिवॉर्ड क्या है कि आप बैग अनपैक करके अपने घर जा सकते हो। सो आप डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करवा सकते हैं जिससे बच्चा जो है वो जान लेगा कि पहले हम ये करेंगे तो इसके हमें सोल्यूशन में जो है वो ऑल्टरनेट ये रिवॉर्ड मिलेगा या इनाम मिलेगा। जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और अगर आप उसको कहेंगे कि अगर तुम जो है वो बैठोगे और अपना काम करोगे तो तुम्हें टॉफ़ी भी मिलेगी और इसके अलावा तुम अपने मामा से भी मिलोगे। सो बेसिकली आप इस तरह से जो है वो एक विजुअल स्केजुअल बना सकते हैं जो कि बच्चा देख सकता है, और जब बच्चा वो इसको कंप्लीट करेगा तो बच्चा भी खुश होगा और वो जो है वो रोना धोना भी उसका ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मैनेजमेंट टिप्स के बारे में जो कि टीचर्स और पेरेंट्स एंशियस बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि बच्चे की एंजाइटी को एलिमिनेट यानी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चे को एंजाइटी के साथ मैनेजमेंट सिखानी है कि किस तरह से वो एंशियस सिचुएशन को मैनेज करेगा। सेकेंडली, वो तमाम चीज़ें जिससे बच्चे को एंजाइटी होती है उनको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को स्कूल से एंजाइटी होती है तो स्कूल से छुट्टियां करवाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को हमेशा पॉजिटिव जो है वो एक्सपेक्टेशंस बतानी चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बतानी चाहिए। उनके साथ ऐसे प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए जो कि रियल ना हो। जैसे कि बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि जिस चीज़ से उसको खौफ है वो हैपन नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को अगर इस चीज़ का खौफ है कि वो फ़ेल हो जाएगा तो उसे ये नहीं कहना कि तुम भाई फ़ेल नहीं होगे, बल्कि उसको ये कहना कि अगर खुदा ना खास्ता तुम फ़ेल हो भी गए तो तुम्हें दोबारा ट्राई करनी है, और तुम दोबारा ट्राई करोगे, दोबारा मेहनत करोगे तो तुम उस टास्क को अचीव कर लोगे। यानी उसको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बतानी है, उसको जो है वो इमेजिनरी दुनिया में लेके नहीं जाना। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बच्चों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, उनको सुनना है एम्पैथेटिकली। यानी जब बच्चा आपसे कोई चीज़ शेयर कर रहा है उसको उसकी फीलिंग्स के लेवल पे जाके आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरा बच्चा जो है वो किस तरह का फ़ील कर रहा है, और उसको अपनी एंजाइटी की सिचुएशन को आपने मैनेज करना सिखाना है, ना कि आपको उससे एंजाइटी की सिचुएशन से एस्केप करना सिखाना है। यानी कि उसको फेस करना सिखाना है, ना कि उससे अवॉइड करना सिखाना है। बच्चों से कभी भी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम ऑलरेडी आंसर्स बता देते हैं। क्या तुम परेशान हो रहे हो? बल्कि आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम कैसा फ़ील कर रहे हो? जब हम लोग बच्चे को खुद ही आंसर दे देंगे तो बच्चा सेम वैसा ही फ़ील करना शुरू कर देगा, और जैसे हम बोल रहे हैं वो वैसा ही उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देगा, और इस तरह से हम उनकी ओरिजिनल फीलिंग्स के बारे में अवेयर नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा हम सब जानते हैं रेनफोर्समेंट यानी कोई चीज़ इनाम में देना या कोई रिवॉर्ड या अटेंशन इनाम में देना बच्चे के लिए जो है वो उसके बिहेवियर को इनकरेज करता है। उसके फियर को आपने कभी भी रेनफोर्स नहीं करना। अपनी जो ऐसे की टोन है अवॉइड करनी है जिसमें आप उसको इनकरेज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मे बी दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड बी अफ्रेड ऑफ। ऐसे की चीज़ों को अवॉइड करना है। 7 पॉइंट ये है कि बी इनकरेजिंग, बच्चों को अप्रिशिएट करना है जो भी वो काम कर रहे हैं, और उससे रिमाइंड करवाते रहना है कि जो है वो जो भी एंजाइटी है वो एक वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों को जो है वो एंटिसिपेटरी पीरियड शॉर्ट कर देना चाहिए, सो दैट जो बच्चा है वो जिस चीज़ के बारे में नर्वस है उस चीज़ को मैनेज कर जाए। जैसे कि बच्चा स्कूल जाने से नर्वस है तो उसके स्कूल के टाइम को जो है वो आपको थोड़ा सा लिमिटेड कर देना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता उसके टाइम की लिमिट को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि थिंक थिंग्स थ्रू विद द चाइल्ड। समटाइम इट हेल्प्स टू टॉक थ्रू व्हाट हैपेंड इफ़ अ फियर कम ट्रू। बच्चे से इस तरह पूछना चाहिए कि अगर ये जो आपका खौफ है अगर ये रियल में सच हो जाए तो क्या हो जाएगा। बच्चे के पास एक प्लान होना चाहिए कि किस तरह से अगर वो उसका जो फियर है वो सच हो जाए उसको कैसे उसने मैनेज करना है। और बच्चों के सामने हमेशा हेल्दी मॉडलिंग करना चाहिए। जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ बच्चों के बड़े करते हैं, उसके पेरेंट्स उसके टीचर्स
टीचर्स बच्चों उसको मॉडल करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपके सामने कभी भी एंशियस सिचुएशन आती है तो आपको उसको एक पॉजिटिवली मैनेज करके बच्चे को दिखाना चाहिए, ताकि बच्चा जो कुछ आप करें उसको फॉलो करे। अब हम डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हम एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स या एज अ साइकोलॉजिस्ट भी बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एनजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग करने से क्या होता है, इससे एनजाइटी एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, जो फिज़िकल सिम्टम्स आ रहते हैं वो थोड़े मैनेज हो जाते हैं। सो बच्चों के साथ एक्टिविटी करने के लिए हम लोग एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं, स्मेल द पिज़्ज़ा। इमेजिन करवाना है बच्चे को कि ये एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा है। आपने क्या करना है, इसको स्मेल करनी है, अपने नाक के ज़रिए जो है वो बच्चे ने सांस लेनी है और साथ में उसको कहना है कि आप इमेजिन करो कि आप पिज़्ज़ा को स्मेल कर रहे हो और आपने अपने मुंह से फूंक मार के उस पिज़्ज़े के स्लाइस को ठंडा करना है। सो इससे क्या होगा कि बच्चे को हम डीप ब्रीथ करना सिखा देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है टेक अ ब्रेक एंड गो आउटसाइड। आप बच्चे को जो है वो नेचर में लेके जा सकते हैं, गार्डन वगैरह में लेके जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो जो भी इन्वायरमेंट में सेंसरी चेंजेस हैं उनको नोट करेगा। आपने बच्चे को कहना है कि आपने डेली, जब आप बच्चे को लेके जा रहे हो, आपने उसको कहना है कि डेली आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, चीज़ों को नोट करो, इन्वायरमेंट में चेंजेस को देखो और पूछो कि यहाँ पे कितने डिफरेंट तरह के ट्रीज़ हैं जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं, कितने डिफरेंट बर्ड्स की तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा ग्रीन के कितने शेड्स हैं ग्रास के। तो वो नेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करेगा और उसका माइंड एंड उसकी बॉडी जो है वो फ्रेश होगी और उसकी बॉडी रिलैक्स होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप बच्चों के साथ करवा सकते हैं वो आप उनको एक स्ट्रेस बॉल ला के दे सकते हैं। स्ट्रेस बॉल को जो बच्चा जो है वो स्क्वीज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी मसल टेंशन जो है वो रिड्यूस होती है और ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उस वक्त भी आप उसको स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं। जब बच्चा बहुत ज़्यादा एंशियस हो उस वक्त भी आप बच्चे को स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं। स्ट्रेस बॉल आपको बाज़ार से भी अवेलेबल होगी और इसके अलावा आप स्ट्रेस बॉल को जो है वो घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने का मेथड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है द 5 सेंसेस, द 5 4 3 2 1 टेक्निक। बच्चे को किसी पुरसुकून मुकाम पर बिठा देना है और उसके बाद उसको कहना है कि यहाँ पे 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम लो जिन्हें तुम अभी इस वक्त देख सकते हो। 4 ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ जिन्हें तुम फील कर सकते हो या इस वक्त टच कर सकते हो। 3 ऐसी चीज़ें जो तुम सुन सकते हो। 2 ऐसी चीज़ें जिसको तुम अभी इस वक्त स्मेल कर सकते हो और एक ऐसी चीज़ जिसका इस वक्त तुम टेस्ट कर सकते हो। उन चीज़ों के नाम बताओ। ये एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही हेल्दी टेक्निक है एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। टेक्निक के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो के अंदर तफसीलन बयान कर चुकी हूँ। सो अगर आप मज़ीद इस टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं और उसको जो है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है नेचर वॉक। ये हमारी पिछली एक्टिविटी से मिलती जुलती एक एक्टिविटी है। बच्चे को किसी सरसब्ज जगह पर ले जाएं, वहाँ पर जाके बच्चे को कहें कि तुम इस वक्त किन चीज़ों को सुन सकते हो, किन चीज़ों को ग्रो करता हुआ देख सकते हो, किन चीज़ों को फील कर सकते हो, किन चीज़ों को स्मेल कर सकते हो। इसके बाद बच्चे को रेगुलरली उन जगहों का विज़िट करवाएं और उसको कहें कि तुम किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, कि कौन सी चीज़ें उनके सामने छोटी से बड़ी हुई हैं और उनके अंदर चेंजेस आई हैं। इसके साथ आप बच्चों को एक बहुत अच्छा लेसन दे सकते हो कि जो चेंजेस हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये एक कॉन्टीन्यूअस साइकिल है। चाहे कुछ भी हो जाए ये हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होती हैं। सो हम लोगों को चेंजेस से घबराना नहीं चाहिए और चेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो मसल्स एंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, जिसका नाम है मेकिंग लेमोनाडे। बच्चे को आपने इमेजिन करवाना है कि वो एक लीमू के दरख्त के नीचे खड़ा है। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच करना है और हवा से एक इमेजिनरी तौर पर लीमू को पिक करना है। इसके बाद बच्चे ने अपने हाथ की मुट्ठियों को बंद कर लेना है और लेमन का जूस निकालना है। इसके बाद टेक अ ब्रेक। इसमें क्या करना है कि बच्चे ने लेमोनाडे जो थे बनाने के लिए लीमू जो तोड़े थे उसको फेंक देना है और अपने हाथों को रिलैक्स करना है। इसके बाद आफ्टर द स्क्वीज़ एंड थ्रो शेक आउट
दोज हैंड्स, अपने दोनों हाथों को जो है वो पहले एक हाथ से लेमन को शेक करना है, दैन दूसरे हाथ से लेमन को शेक करना है। ये एक बहुत ही अच्छी मसल्स एक्टिविटी है जो कि हम बच्चों के साथ करते हैं और इस एक्टिविटी को बच्चे इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सो इस एक्टिविटी को आप क्लासरूम में जो है वो रेगुलरली बेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है लेज़ी कैट। ये भी एक मसल्स टेंशन रिलीज़ करने वाली एक्टिविटी है। उसमें बच्चे को आपने कहना है कि आपने प्रिटेंड करना है कि आप एक लेज़ी कैट हो जो कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ उठी हो, एक नैप लेके इसके बाद आपने एक बिग यॉन लेना है एंड देन म्याऊं करना है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, अपने हाथ को, अपने पाँव को, अपनी बैक को, और स्लोली एक जैसे एक बिल्ली अपने आप को स्ट्रेच करती है उसी पोस्चर में अपने आप को स्ट्रेच करना है एंड देन रिलैक्स करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है फीदर एंड स्टैचू। ये क्या है? ये भी मसल्स टेंशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जिसमें आपने अपने आप को एक फीदर की तरह, एक पर की तरह फ्लोट करते हुए देखना है, हवा में उड़ते हुए जाना है एंड पूरी क्लास में जो है वो एंजॉय करते हुए जाना है 10 सेकंड्स के लिए। इसके बाद जो है सडनली जो है वो फ्रीज़ हो जाना है और उस वक्त आपने एक स्टैचू की फॉर्म में आ जाना है, मूव नहीं करना एंड देन स्लोली स्लोली आप लोगों ने जो है वो रिलैक्स करना है और दोबारा से फ्लोटिंग पोजीशन में आ जाना है। तो ये बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टर्टल यानी कि कछुआ। ये भी एक, इसमें आपने क्या करना है कि इसमें बच्चे को कहना है कि आपने ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे कि आप एक कछुआ हो और स्लोली स्लोली चल रहे हो, एक रिलैक्स टर्टल की तरह वॉक कर रहे हो, देन एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है और आपने अपने खौल में बंद हो जाना है। बच्चा अपने आप को एक बाउंड पोस्चर में ले आएगा। इसके बाद जब जैसे ही बारिश स्टॉप करेगी बच्चा जो है वो फुली रिलैक्स करेगा और अपने बॉडी को जो है वो रिलैक्स होने के बाद दोबारा से अपनी टर्टल की तरह एक स्लोली वॉक स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है बी लाइक अ स्पैगेटी। स्पैगेटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है जब तक वो अनकुक होती है, और जैसे ही वो पक जाती है, जैसे ही उसके अंदर चेंजेस आना शुरू होती हैं, जैसे ही वो चेंजेस के प्रोसेस से गुजरती है तो क्या है कि वो एक रिजीलियंट हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिधर को मर्जी उसको मूव कर लो वो मूव हो जाती है। बेसिकली बच्चे को ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझाना है कि हमें चेंजेस से गुजरने के लिए बहुत सारे हीटिंग प्रोसेस और बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब हम एक दफ़ा चेंज के प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है एंड फ्लेक्सिबल हो जाती है एंड रिजीलियंट हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है ब्लोइंग बलून एक्सरसाइज। ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। बेसिकली डीप ब्रीथ करवाती है, बच्चे के जो लंग्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है एंड ये एक बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है, बच्चों के साथ आपको परफॉर्म करनी चाहिए क्लासरूम में। नेक्स्ट आप बबल ब्लोइंग एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं बच्चों को, जिसमें बुलबुले फुलाना होता है। ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं, टेक्निक्स हैं जो कि क्लिनिशियंस अपनी थेरेप्यूटिक सेशंस में यूज़ करते हैं। सो अगर आपको बच्चों के अंदर किसी भी किस्म की एंजाइटी के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप बच्चे को एक अच्छे जो है वो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जो है वो लेके जाएँ और उसका प्रॉपर्ली जो है वो ट्रीटमेंट करवाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।